हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के डिफरेंस को देखेंगे और इसके साथ ही हम लोग अगले चैप्टर के स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग आज स्टार्टअप जैव अणु चैप्टर के स्टार्टअप हम लोग करेंगे आज की क्लास में। चलिए बिना लेट किए हुए पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के डिफरेंस के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे जैव अणु के बारे में। ठीक है, तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है आपका। समसूत्री विभाजन और दूसरे तरफ है आपका अर्धसूत्री विभाजन। दो तरह की होती है विभाजन की क्रिया मेनली। अब समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इनमें सामान्यतः क्या होगा, सामान्यतः काई कोशिका इनसे विभाजित होती है। सामान्यतः कायिक कोशिका का विभाजन होता है इनसे। कायिक कोशिका का विभाजन, और इनके अंदर क्या होगा कि जनन कोशिका का विभाजन होगा। जनन कोशिका विभाजित होती है। दो चीजें, एक में जनन कोशिका का विभाजन देखने को मिलेगा, एक सामान्यतः काई कोशिका विभाजित होगी। ठीक है, दूसरी बात होती है कि इनके अंदर जब कोशिका विभाजित होती है तो गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान रहती है। इनके अंदर क्या होती है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्लियर है। अब गुणसूत्रों की संख्या में कमी के कारण क्या होती है कि इनके अंदर क्या होगी कि गुणसूत्र में कमी होने के कारण इनमें आपका क्रॉसिंग ओवर जब समान रहेगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जब क्या हो कि एक गुण जो होगा दूसरे गुण में परिवर्तन करता है। जैसे आपके बॉडी के अंदर जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो आपके पापा का गुण या मम्मी का गुण या दोनों से मिलकर एक अलग गुण आता है। तो जब अलग गुण आता है तो उससे हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है कि गुणों का इंटरचेंज करता है कि इसमें का गुण उसमें, उसमें का इसमें करेगा। तो ये क्रॉसिंग ओवर का काम है। तो क्रॉसिंग ओवर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में तो नहीं होता है नॉर्मली, या बच्चा जन्म लेने के बाद हमारे बॉडी के अंदर तो ऐसा परिवर्तन नहीं दिखता है। तो उससे हम लोग कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो होगा सामान्यतः आपकी काई कोशिका में देखने को नहीं मिलती है, जन्म के समय ही देखने को मिलती है। तो यह जन्म के समय कौन सा कोशिका काम करता है, सिर्फ आपका यह अर्धसूत्री विभाजन ही काम करता है। क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो इनका क्या होगा कि इनकी कोशिका कोशिका का सिर्फ एक बार विभाजन होगा। कोशिका और जो केंद्रक होंगे, कोशिका और केंद्रक दोनों का सिर्फ एक ही बार विभाजन होगा। दोनों का सिर्फ एक एक बार विभाजन होगा, मतलब एक बार कोशिका का, एक बार केंद्रक का, एक एक बार ही विभाजन होगा। लेकिन अगर बात कीजिएगा किसके अंदर, बात कीजिएगा अर्धसूत्री में, तो अर्धसूत्री में देखिएगा कि दो दो बार, दो दो बार यानी कि दो बार कोशिका के केंद्रक का और दो बार कोशिका का विभाजन होगा। दो दो बार कोशिका कोशिका एवं केंद्र का विभाजन होगा। कोशिका एवं केंद्र का विभाजन होगा। क्लियर है, यानी कि दो दो बार कोशिका और केंद्र का विभाजन होगा, और यहां पे क्या होगा, कोशिका और केंद्र का सिर्फ एक एक बार ही विभाजन होगा। क्लियर है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा पांचवा नंबर, पांचवा नंबर जो समसूत्री विभाजन में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है जो अर्धसूत्री में नहीं मिलती है। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा क्या होता है आपका, इसमें क्या होगी कि समसूत्री विभाजन जब होता है उस समय कोशिकाएं चार बनती है। जब ये समसूत्री विभाजन होगा तो कोशिका जो नहीं बनेगी, यानी डॉटर कोशिका जो होगी, कोशिका सिर्फ दो बनेगी।
सिर्फ 2 बनेगी। लेकिन अगर चले जाइएगा आपका यहाँ पे अर्धसूत्री में, तो इनके विभाजन के बाद कोशिकाएं कितनी बनेंगी? कोशिकाएं 4 बनती है। कोशिकाएं 4। अब क्या होगा कि इनके अंदर देखिएगा कि इंटरफेज में होता है, इंटरफेज में एस आकार का बनता है। इंटरफेज कैसा बनता है? एस आकार का, जो कि इसमें नहीं बनता, इसमें एस आकार का नहीं होता। एक और बात ध्यान रखिएगा इसमें कि इसका जो प्रोफेज होता है, इसका जो प्रोफेज 1 होता है वो बहुत कम समय लेता है। प्रोफेज 1 बहुत कम समय लेता है। प्रोफेज 1 कम समय लेता है, ठीक है। जबकि इसके प्रोफेज 1 के अंदर 5 उपवर्ग भी होते हैं। प्रोफेज 1 के अंदर क्या होगा कि 5 उपवर्ग होते हैं, 5 उपवर्ग होते हैं, और समय भी अधिक लेते हैं, और समय अधिक लेता है। और अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका 8वां नंबर अगर पॉइंट अगर देखिएगा अंतर करने की, तो इनकी वजह से एक शरीर में किसी प्रकार की परिवर्तन हमें नहीं दिखने को मिलती है। शरीर में परिवर्तन नहीं दिखता है, परिवर्तन नहीं दिखता है, नहीं दिख रहा है ऊपर। दिख रहा है? शरीर में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इनकी वजह से क्या होगी कि इनकी वजह से शरीर में भिन्नता उत्पन्न होती है। मतलब नए जीव बनेंगे, नए क्वालिटी आएगी, तो भिन्नता उत्पन्न तो होगा ही। तो इनके अंदर क्या होगी? भिन्नता उत्पन्न देखने को मिलती है, लेकिन इनके अंदर भिन्नता उत्पन्न होने को नहीं मिलती है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपका ये क्या हो गया? समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के 2 प्रकार हो गए। मैंने दोनों तरीके में क्या परिवर्तन होते हैं इनके बारे में लोगों ने ब्रीफ में जानने की कोशिश करी, ठीक है। इनमें ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर 2 भाग होते हैं। मैंने बताया पहले कि 2-2 बार कोशिका और केंद्रक विभाजन होगा। तो इनके अंदर एक और चीज याद रखिएगा कि इनके अंदर शारीरिक क्रिया 2 बार होती है। जैसे कि पीएम और एटी होता है ना, पीएम एटी, तो पीएम एटी 2 बार होते हैं इसके अंदर। पीएम एटी का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पीएम एटी 2 बार, पीएम एटी इसके अंदर 2 बार होगी। लेकिन अगर इनके अंदर बात कीजिएगा तो इनके अंदर की सिर्फ एक ही बार होगा। पीएम एटी कितनी बार होगा? 1 बार होगा, सिर्फ 1 बार। क्लियर है? यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, आप लोगों को तो फेजेज ऐसे ही याद रहेंगे। अब फेजेज भूलने की जरूरत ही नहीं है, याद आसानी से रहेगा। पीएम एटी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये इनके अंदर 2 बार होगी और इनके अंदर सिर्फ 1 ही बार होगी। डिफरेंस सिर्फ में नहीं है। क्लियर है? तो अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो हम लोग स्टार्टअप करेंगे अब नया चैप्टर की, और उस नया चैप्टर का नाम होगा हमारा जैव अणु। चलिए स्टार्ट करते हैं जैव अणु को। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक जैव अणु, ठीक है। मतलब क्या कि नए चैप्टर में नए तरीके से नई नई बातें हमें जानने को मिलेगी। जैव अणु, ये जो चैप्टर है जैव अणु, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जैविक अणु की बात कर रहा है। मतलब जितने भी जीव है जो सजीव अवस्था में है, उनके अंदर जो भी अणु, जो भी आपके मौलिक पदार्थ पाए जाते हैं, उसे हम लोग जैव अणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जैव अणु की। और पूरे जैव अणु की अगर बात की जाए तो पूरे जैव अणु के अंदर लगभग 93% भाग जो होते हैं, 93% सिर्फ 3 तत्व ही पाए जाते हैं। पूरे 93% अगर बात की जाए तो पूरे 93% क्या होंगे कि 3 ही पाए जाते हैं। सिर्फ 3 तत्व 93% भाग को कवर करते हैं। तो समझ सकते हैं कि आपके बॉडी का जैव अणु का अधिकांश पार्ट जो होगा यही कवर करेगा, ठीक है। तो वो कौन से 3 होते हैं?
जो ये काम करते हैं वो कौन है? तो आपका है कि कार्बन, ध्यान से समझिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपके हो गए तीन पार्ट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन के यानी कि CHO, ये आपके मिलकर क्या बनते हैं कि आपके बॉडी का मौलिक पार्ट, अर्थात कि लगभग 93% भाग कवर करते हैं। कितने प्रतिशत भाग? 93%। अगर बात कीजिएगा अधातु का, तो लगभग 1% आपके बॉडी के अंदर अधातु भी काम करते हैं। अधातु में कौन कौन आ जाएगा? जैसे सल्फर हो गया, तो बॉडी के अंदर इसका भी उपयोग है, और ये भी बॉडी के अंदर है। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनका भी यूज है, ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो 1% ही अधातु पाए जाते हैं, बाकी सभी धातु होंगे, और उनमें से 93% सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों होंगे। ठीक है, उसमें से 4-5% अगर देखिएगा तो 4-5% में आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी आपके तत्व भी है, आपका लवणीय तत्व भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा रोल आपका किसका होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इन्हीं की वजह से आपके बॉडी के अंदर क्या बनेंगे? ये आपका ज्यादा से ज्यादा आपका विकास करेगा। अगर उसके अंदर भी सबसे ज्यादा अगर बात कीजिएगा और सबसे कम तो बॉडी के अंदर अगर बात कीजिएगा सिर्फ कार्बन की, तो कार्बन पूरे बॉडी में लगभग 18.5% हिस्सा खुद ही कवर करता है। अकेले कार्बन कितना प्रतिशत करता है? 18.5% आपका पार्ट अकेले कवर अप करता है। यौगिक वगैरह को हटा दिया जाए तो सिर्फ कार्बन, कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर इनका रोल जैव अणु का बहुत ज्यादा हो जाता है। जैव अणु का रोल होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी क्या, लगभग सारी क्रियाएं इन्हीं सबसे तो कंट्रोल होती है, और बॉडी के स्ट्रक्चर और पार्ट्स जो बनते हैं वह जैव अणु के कारण ही बनते हैं। इस वजह से हम लोग का शरीर जो होता है जैव अपघटनीय होता है। जैव अपघटनीय का मतलब क्या? अगर हमारी शरीर मर जाती है, यदि अगर हम मर जाते हैं तो अपघटक हमें क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फिर से मिट्टी में मिला देंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं? जैव अपघटक कहते हैं। कि जैव अपघटनीय है, हम जीवों के द्वारा अपघटन हमारा पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारा बॉडी बना हुआ है जैव अणुओं से मिलकर। किनसे बना हुआ? मिलकर जैव अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग क्या कि जैव अणु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी हो जाती है आपकी कौन? कार्बोहाइड्रेट। कौन हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नो डाउट कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में ऐसा बहुत कम ही होंगे जिनको पता नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे होता है। ज्यादातर और कुछ नहीं तो इतना तो जरूर पता होगा कि चीनी वगैरह खाने से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी, चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी, गेहूं खाने से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी, ये तो सबको पता होगा, इतना बेसिक चीजें। हो सकता है कि इसकी आपको क्या नहीं पता हो, इसकी मतलब कि रासायनिक जो इसका विश्लेषण हो वो पता नहीं हो, लेकिन इतना तो जरूर पता होगा कि आपका चावल खाने से, गेहूं खाने से, या फिर आपका किसी भी तरह से आपके जितने भी शुगर, चीनी वाले मटेरियल आइटम खाने से, ये सभी से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। क्लियर है? अब बात जरा कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर प्राप्ति होती है तो इनकी रासायनिक संरचना कैसी होती है, इनके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। जनरली अभी तक हम लोग जानते थे कि वास्तव में कार्बोहाइड्रेट दो चीजों से बना होता है, एक कार्बन और दूसरा हम लोग कहते थे हाइड्रोजन। यही पता था हम लोग को, और हम लोग जनरली क्या कहते थे कि 2:1 में मिलकर ये बना हुआ रहता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है, और जो कि 2:1 में बना हुआ होता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिले बने होंगे, इसके अंदर नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, इसके अंदर क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, इसके अंदर कैल्शियम भी हो सकते हैं, इसके अंदर अन्य आइटम्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि कोई ये भी जरूरी नहीं है कि 2:1 में बना हुआ है तो हमेशा 2:1 के स्वरूप में ही कार्बोहाइड्रेट हमेशा बनके तैयार होगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये बातें अगर जरूरी नहीं है तो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या बातें हैं जो सही है?
तो वास्तव में कहा जाता है कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ किसी भी रूप में अगर तीन में से किसी भी एक अभिक्रिया समूह अगर जुटी हो, किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप के साथ, मैं अभी तीन बताने जा रहा हूं, तीन अभिक्रियाशील में से कोई भी अभिक्रियाशील समूह अगर जुटा हुआ हो तो हम उससे कह सकते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ठीक है, कौन कौन जरा समझिए। पहला हाइड्रोक्साइड, उसके साथ क्या जुटा हो, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुटा हो पहला। दूसरा हो सकता है कि कीटोन ग्रुप जुटा हो। कौन ग्रुप जुटा हो, कीटोन ग्रुप, कीटोन सीओ सबको पता है, ठीक है, सीओ कीटोन ग्रुप जुटा हो। और तीसरा होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तीसरा कौन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये तीन में से अगर कोई भी अगर जुटा हो, ठीक है, तीन में से अगर कोई भी अगर जुटा हो तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे आपके, ये जो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, तो तीन हो गए, पहला हाइड्रोक्साइड, दूसरा कीटोन और तीसरा होगा एल्डिहाइड। अर्थात कि इस तीन आपका अभिक्रियाशील समूह में से अगर कोई भी जुटा हुआ हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे कि यह जैव अणु कौन होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्ब्स होगा। क्लियर है आप लोग को, यानी कि तीनों में से कोई भी एक अभिक्रियाशील समूह जुटा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानेंगे। क्लियर है सबको। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट जान लिए कि तीन से मिलकर बना हुआ होगा या तीनों में से कोई भी एक लगा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट होते कितने तरह के हैं, कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग रूप हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे सुक्रोज, अगर सुक्रोज की बात कीजिएगा तो शर्करा में मिलेगा। जैसे बात कीजिएगा अगर सुक्रोज की, तो सुक्रोज शर्करा में मिलता है, शर्करा का मतलब स्टार्च में मिलता है। और स्टार्च कहाँ मिलेगा, स्टार्च हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ों से प्राप्त होते हैं, तो ये सुक्रोज यहां से प्राप्त हो जाएगा। बात कीजिएगा अगर लैक्टोज की, तो लैक्टोज कहाँ मिलेगा, लैक्टोज जनरली दूध में प्राप्त होते हैं, तो ये दूध से हो जाएगा लैक्टोज। ठीक है, उसके बाद बात कीजिएगा ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज हमें कहां से मिल जाएगा, चीनी से मिल जाएगा हमें ग्लूकोज, चीनी से प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब कि किसी न किसी रूप में आपको क्या होगा कि प्राकृतिक रूप में आपको अवेलेबिलिटी है और इन जैव अणुओं की आपकी प्राप्ति जो होगी, जो मेन भाग है वो सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज है। इसके अलावा फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज भी कहां से मिलेगा आपको, ये आपके फल से मिलेंगे, फल से हमें प्राप्त हो जाएगा फ्रुक्टोज। तो ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। क्लियर है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सभी आपके ग्लूकोज, ये सभी इनके मुख्य भाग है। किनके मुख्य भाग है, कार्बोहाइड्रेट्स के, जो अलग अलग स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम अलग अलग स्रोत से इसे प्राप्त कर भी लिए, तो बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स होता कितने प्रकार के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता कितने प्रकार के, अर्थात जिसके वर्गीकरण हम कितने भागों में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण करना चाहें तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को हम दो भागों में सीधा कर सकते हैं। कितने भागों में कर सकते हैं, दो भागों में। एक तो होगा आपका शर्करा वाला भाग और एक होगा अशर्करा वाला भाग। यानी इसको अगर बांटना चाहे तो दो भागों में कर सकते हैं। एक आपका शर्करा वाला पार्ट, शर्करा वाला पार्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, अशर्करा का पार्ट, जिसमें शर्करा की मात्रा अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, तो शर्करा वाला पार्ट में कौन होगा, आपका सुक्रोज होगा। ठीक है, अब अशर्करा वाले पार्ट में जाइएगा तो अशर्करा वाला पार्ट में क्या क्या मिलेगा आपको, तो पहला मिलेगा आपका मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स। दूसरा अगर जाइएगा तो डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स। ये सभी स्ट्रक्चर आपको किसमें देखने को मिलेगा, अशर्करा में। और शर्करा वाले में क्या मिलेगा आपको, सुक्रोज मिलेगा आपको मेनली। ठीक है, और अशर्करा मेनली आपको जानना है जिसके अंदर आपका क्या, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ग्लाइकोजेन, आपने जितने नाम सुने बाकी सभी यह शर्करा के पार्ट ही मिलेगा आपको। ठीक है, अमाइलेस, ये जितने कुछ मिलते हैं सभी के सभी किससे मिलेंगे, अशर्करा वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो शर्करा वाले पार्ट में सुक्रोज के बारे में तो बाद में भी जान लेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट है इसके अंदर। मेनली हमें जानना है अशर्करा के बारे में, और अशर्करा में पहले किसको जानना है हमें? मोनोसेक्राइड को। किसको जानना है? मोनोसेक्राइड को। ध्यान रखिएगा कि मोनोसेक्राइड के बारे में जानना, उसकी संरचना जानना थोड़ी सी टफ हो जाती है, इसलिए पहले मैं मोनोसेक्राइड के बारे में बताऊंगा, फिर उसकी संरचना अर्थात की रासायनिक क्रिया के साथ में उनकी संरचना भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो पहले जानिए कि मोनोसेक्राइड होता क्या क्या है। तो मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर जो बनेंगे वह अलग अलग कार्बन परमाणुओं के आधार पे अलग अलग नामों के नाम से जाने जाएंगे मोनोसेक्राइड में। जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा एक बार, देखिए। तो मोनोसेक्राइड के अंदर क्या मिलेंगे आपको? मोनोसेक्राइड के जो अगर बात करें हम लोग मोनोसेक्राइड्स की, अगर हम लोग बात करें तो मोनोसेक्राइड्स वास्तव में सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। क्या ये? सबसे सरल, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स है। और जिनका फॉर्मूला की अगर बात कीजिएगा तो इनका फॉर्मूला होता है CnH2ON। इस फॉर्मूला बेस पर यह आपका काम करता है। क्लियर है आप लोग को? CnH2ON इसका फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर C के जगह पे 3 रखें, C3, तो क्या हो जाएगा? C3H2O3, क्योंकि N के जगह पे हमने 3 पुट किया है। ठीक है, तो C3H2N, इसको और तोड़िएगा और तो कितना हो जाएगा? C3H6 और O3, ये क्या बन जाएंगे? ये बनेगा आपका मोनोसेक्राइड्स। क्लियर है? तो मोनोसेक्राइड में क्या हो जाएगा कि जितना बनेगा, जितना इसके अणु रखेंगे, उसी के रूप में इसका नाम भी पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका नाम पड़ेगा, पहला ये 3 वाला हम रखे तो इसे ट्राइओज कह लेंगे। ट्राइओज, ट्राइओज में मतलब क्या होगा कि 3 यहाँ पे हमने अणु रखा है, और वहीं पे अगर 4 रख देते अगर मन करता है तो इसे टेट्राज कहेंगे, टेट्रोज कहेंगे, राइट। और आपका 5 रहता है तो इसे हम लोग पेंटोज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोज कहते हैं। 6 रहता तो हम इसे क्या कहते हैं? हेक्सोज कहते हैं, हेक्सोज कहते हैं 6। अगर 7 रहता है तो सेप्टोज। मतलब इसी तरह से आपका जनरली आपको देखने को मिलता है। ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? हेक्सोज का ज्यादातर अणु जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और हेक्सोज का ज्यादातर नाम देखने को मिलता है। अर्थात क्या? 6 कार्बन परमाणु वाले आपके ज्यादातर देखने को मिलते हैं। सबसे न्यूनतम कहां मिलेगा? ट्राइओज मिलेगा, 3 कार्बन परमाणु वाले। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा कौन, तो ट्राइओज मिलेगा, वो 3 अणु वाले मिलेंगे कम से कम। कम से कम किसी भी कार्बन के 3 अणु होंगे, और 3 अणु वाले को ट्राइओज कहेंगे। और ट्राइओज जो होगा मोनोसेक्राइड्स का सबसे छोटा पार्ट है, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता। एटलीस्ट मतलब कम से कम आपका 3 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मैक्सिमम तो बढ़ते जाइए आप। ठीक है, ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले हेक्सोज होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु 6 होते हैं, और इन्हीं से बनकर तैयार होता है आपका ग्लूकोज, C6H12O6। C6H12O6, सीधी सी बात है, आप 6 रखिएगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला पुट करके निकल जाएगा। आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि इसका बेसिक क्या है? CnH2ON। मतलब क्या कि जब कार्बन के 6 परमाणु होंगे, तो देखिए ना यहाँ पे बोर्ड पे देखिए एक बार, C6 अगर रखे हम लोग, N के जगह पे हमें कितना रखना है? 6 रखना है। N के इक्वल टू 6 रखना है हमें, तो क्या हो जाएगा? N के जगह पे 6 रख दिए, H2O, और यहाँ पे हमने 6 रख दिया। अब इसको आपका क्या होगा? मल्टीप्लाई करके तोड़िएगा इसे, C6 6 2 12 और O6, ये क्या प्राप्त हो गया आपको? ग्लूकोज प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हो गया? ग्लूकोज प्राप्त हो गया। क्लियर है? तो आपका ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है आपके बॉडी के अंदर। सामान्य रूप से इसका निकालने का फॉर्मूला होगा CnH2ON। ठीक है, तो ऐसा फ्रेंड्स, ये आपको मोनोसेक्राइड क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग डाइसेक्राइड और उसके आगे के पार्ट्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
ध्यान रखिएगा कि यह सीरीज है,